तो अल्कोहल फिनॉल ईथर के इस 24वें वीडियो में आपका पुनः स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एस्टरीफिकेशन रिएक्शन अर्थात एस्टरीकरण अभिक्रिया पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले हम लोग केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे, फिर उसका मैकेनिज्म पढ़ेंगे और फिर कुछ आपको सवाल कराएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपका सवाल होगा कि आखिर ये एस्टरीफिकेशन क्या होता है। एस्टरीफिकेशन क्या होता है? तो देखिए, जब अल्कोहल कार्बोजाइलिक एसिड यानी कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक अम्ल से रिएक्शन करता है तो एस्टर का निर्माण, एस्टर और वाटर यानी मेनली एस्टर का निर्माण होता है और साथ साथ वाटर का निर्माण होता है। इसी केमिकल रिएक्शन को एस्टरीफिकेशन और हिंदी में एस्टरीकरण कहा जाता है। हालांकि इसी प्रोसेस के द्वारा सोप अर्थात साबुन का भी निर्माण किया जाता है, इसलिए इस प्रोसेस को सोपनीफिकेशन अर्थात सोपनीकरण या साबुनीकरण भी कहा जाता है। अगर हम केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे तो अगर मान के चलिए ये है अल्कोहल और ये है आपका कार्बोजाइलिक एसिड, तो जरा ध्यान दीजिए, अगर इन दोनों ने आपस में केमिकल रिएक्शन कराए तो फिर एस्टर का फॉर्मेशन होता है। ये एस्टर का फॉर्मेशन हो गया। क्लियर है? जरा देखिए, अगर इसको हमने R लिखा है तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको R लिखते हैं तो इसको R डैश लिख देते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको R डैश लिख देते हैं। तो अब देखिए, ये है R डैश। अब सवाल ये है कि इस एस्टर के निर्माण के बाद जब वाटर बना तो किस तरीके से बना, कहां का बॉन्ड टूटा और कहां का बॉन्ड नहीं टूटा। अल्कोहल में हम OH बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड के द्वारा दर्शाते हैं, तो उसको हमने लिख दिया। अब देखिए, सवाल यह है कि कहां का बॉन्ड टूटा। हम लोग एस्टरीफिकेशन पढ़ रहे हैं। आप जानते हैं कि अल्कोहल और कार्बोजाइलिक एसिड आपस में रिएक्शन करते हैं तो एस्टर का निर्माण होता है। इस प्रोसेस को हम लोग एस्टरीफिकेशन कहते हैं। अच्छा, आप एक और सेक्शन पढ़ रहे हैं क्या, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल पढ़ रहे हैं। किसके कारण? ड्यू टू क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड के कारण, मतलब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड अगर टूटेगा तो उसके वजह से अगर जो केमिकल रिएक्शन होगी उसको हम पढ़ रहे हैं। तो अब देखिए, आपने ये पढ़ा है कि कार्बोजाइलिक एसिड जितने होते हैं, गए गुजरे भी कार्बोजाइलिक एसिड होते हैं, तो ये अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक होते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आपके दिमाग में होगा कि कार्बोजाइलिक एसिड, ये जो हमने कार्बोजाइलिक एसिड लिखा है, ये ज्यादा एसिडिक नेचर के होने के कारण इसने H+ डोनेट किया होगा और अल्कोहल कम एसिडिक होने के कारण ये H+ डोनेट नहीं किया होगा। तो आपको बता दें कि इस केमिकल रिएक्शन में अल्कोहल के ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड क्लीव होता है, टूटता है और ये H+ आयन डोनेट करता है, कार्बोजाइलिक एसिड डोनेट नहीं करता है। देखिए, जब ये H+ आयन डोनेट करता है तो यहां से OH और यहां से H+, ये OH तब बनता है जब ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को इधर की तरफ खींचता है तो ये नेगेटिव चार्ज बना लेता है और ये H+ ये OH- आपस में जुड़ करके H2O बनाता है। और देखिए, RC डबल बॉन्ड O और ये फिर O और ये R डैश, O और ये R डैश का फॉर्मेशन होता है। इसी को हम लोग एस्टर कहते हैं। अब सवाल ये है कि हमने तो आपको बता दिया कि अल्कोहल जो है ये H+ डोनेट कर रहा है। अल्कोहल क्या कर रहा है? ये H+ यानी कि प्रोटॉन डोनेट कर रहा है। कार्बोजाइलिक एसिड ज्यादा एसिडिक होने के बाद भी प्रोटॉन डोनेट नहीं कर पा रहा है। ये कैसे पॉसिबल है और ये कैसे हुआ? तो देखिए, इस केमिकल रिएक्शन को समझने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसको हम लोग
आइसोटोप लेवलिंग ऑफ ऑक्सीजन, आइसोटोप लेवलिंग ऑफ ऑक्सीजन एक्सपेरिमेंट कहते हैं। ये क्या है? एक एक्सपेरिमेंट है। ध्यान से देखिए, ये क्या है? एक एक्सपेरिमेंट है। कैसे? जरा देखिए। आइसोटोप तो आपको मालूम होगा, आइसोटोप क्या होता है। ऑक्सीजन के आइसोटोप कितने होते हैं? 2 होते हैं। इनका एटॉमिक नंबर 8 और एटॉमिक मास एक का 16 और दूसरे का 18 होता है। ये तो बात क्लियर है। अब देखिए, अच्छा, सबसे पहले जब उन लोगों ने एक्सपेरिमेंट, मतलब जितने साइंटिस्ट थे उन लोगों ने जब एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया तो उन्होंने क्या किया कि अल्कोहल के ऑक्सीजन और कार्बोजाइलिक एसिड, देखिए ऑक्सीजन कौन सा? जो हाइड्रोजन एटम से अटैच है, उन दोनों ऑक्सीजन का लेबलिंग कर दिया। जैसे बाजार में हम लोग जाते हैं तो देखते हैं संतरे पे या एप्पल पे यानी सेब पे एक लेबल चिपकाया गया रहता है, ये काश्मीरी सेब, ये हिमाचली सेब, ऐसे। उसी तरीके से उन लोगों ने क्या किया, इस ऑक्सीजन एटम पर लेबल लगा दिया। किसका? एटॉमिक मास का। उन लोगों ने सबसे पहले क्या किया, ऑक्सीजन, कार्बोजाइलिक एसिड के ऑक्सीजन एटम का एटॉमिक मास उन्होंने 18 रखा, यानी 18 एटॉमिक मास वाले ऑक्सीजन को रखा, और अल्कोहल के ऑक्सीजन का एटॉमिक मास उन्होंने 16 रखा। जब केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हुआ तो जरा देखिए क्या बना। अगर ये R, ये O, ये H, यानी कि ये 16, फिर ये R, ये C, डबल बॉन्ड O, और फिर उसके बाद H, यानी कि ये 18, ये कार्बोजाइलिक एसिड, ये अल्कोहल रखा। तो यहां देखिएगा कि जब एस्टर बना तो ये जो ऑक्सीजन है, ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन यहां आया, किसके साथ? अल्काइल ग्रुप के साथ। मतलब कि 16 एटॉमिक मास वाला ऑक्सीजन एटम इस एस्टर में पाया गया। बात क्लियर हुई? तो इस ऑक्सीजन एटम का जो एटॉमिक मास है वो कितना है? 16 है। और उसके बाद जो हमें वाटर मिला, ध्यान से देखिए, जो हमें वाटर मिला, इस वाटर में ऑक्सीजन एटम का जो एटॉमिक मास था वो 18 था। तो इससे साफ साबित होता है कि यहां से ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ शिफ्ट किया और ये H+ के फॉर्म में इनको बाहर निकाल दिया, और उसी तरीके से ऑक्सीजन इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचा और ये OH- का फॉर्मेशन किया, और फिर ये H+ और OH- आपस में बाहर निकल गए। बात क्लियर हुई? तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि कैसे हम लोग पता लगा पाए कि कौन सा OH बॉन्ड टूट रहा है और कौन सा OH बॉन्ड नहीं टूट रहा है। तो कार्बोजाइलिक एसिड का OH बॉन्ड जो है वो कभी क्लीव नहीं होता, अल्कोहल का OH बॉन्ड हमेशा क्लीव होता है, और उसी के कारण एस्टरिफिकेशन रिएक्शन कंप्लीट होती है। इतनी बात क्लियर है? एक केमिकल रिएक्शन और ले लेते हैं, जनरल। यह है आपका मिथेनॉल। आपने क्या किया, सबसे पहले फॉर्मिक एसिड से केमिकल रिएक्शन कराया। फॉर्मिक एसिड से केमिकल रिएक्शन कराने के बाद एक बार में पुनः आपने क्या रखा, यहां 18 रखा, यहां 16 रखा, मतलब 18 यूनिफाइड मास वाला ऑक्सीजन और यहां 16 यूनिफाइड मास वाला ऑक्सीजन। तो इस बार जब एक्सपेरिमेंट पुनः हुआ तो एक्सपेरिमेंट होने के बाद जरा देखिए प्रोडक्ट क्या बना। प्रोडक्ट बना आपका HC डबल बॉन्ड O, और ये O कौन सा था? 18 वाला। कौन सा था? 18 वाला। और उसके बाद आपने रखा क्या? CH3। क्या? CH3। अब आपका नाम
यानी कि इस एस्टर का नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल, और ये यहां आपने क्या रखा है, फॉर्मिक एसिड। पहले इनका नाम लिख लेते हैं, ध्यान से देखिए, इनका नाम फॉर्मिक एसिड और ये है मिथाइल अल्कोहल, या इसी को क्या कहते हैं, मिथेनॉल कहते हैं। एस्टर जो होते हैं इनका जनरल फॉर्मूला तो यहां है ही, तो ये एस्टर है जिसको हम लोग आमतौर पर ये अल्काइल अल्केनोएट कहते हैं। क्या कहते हैं, इस हिस्से को अल्काइल कहते हैं, अल्काइल, और फिर इस हिस्से को अल्केनोएट कहते हैं, और यही क्या है, एस्टर है। ठीक है, अब देखिए यहां भी वही नाम होगा, यहां नाम चेंज होगा। देखिए ये CH3 है तो इसको कहेंगे कि मिथाइल, और फिर इसको कहेंगे, एक कार्बन एटम वाला है तो इसको कहेंगे फॉर्मेट। क्या कहेंगे, फॉर्मेट, मिथाइल फॉर्मेट। और उसके बाद जो वाटर बनेगा उसमें ऑक्सीजन एटम 16 यूनिफाइड मास वाला होगा। तो साफ यहां से क्लियर नजर आ रहा है आपको कि यहां से OH जा रहा है, ऑक्सीजन एटम 16 यूनिफाइड मास वाला OH के साथ, और फिर ये H+ के फॉर्म में अल्कोहल का H+ यानी प्रोटॉन डोनेट हो रहा है, यानी अल्कोहल अपना H+ डोनेट कर रहा है, तब H2O का फॉर्मेशन हो रहा है और फिर एस्टर का फॉर्मेशन हो रहा है। बात क्लियर हुई। अब देखिए जितने एस्टर होते हैं, ध्यान से सुनिए, जितने एस्टर होते हैं ये सब के सब फ्रूटी स्मेल वाले होते हैं। फ्रूटी स्मेल का मतलब क्या होता है, फ्रूटी स्मेल का मतलब होता है कि ये जितने फल जो होते हैं या फूल होते हैं उनमें जो स्मेल पाया जाता है, जैसे आप आम का सुगंध लेते होंगे, संतरे का सुगंध लेते होंगे, और जितने फल हैं उन सबका अगर सुगंध लेते होंगे, जितने फूल होते हैं उन सबका अगर सुगंध लेते होंगे, तो उन सबका सुगंध, उन सबका स्मेल किसके कारण होता है, एस्टर के कारण होता है। तो आप ये लिख सकते हैं कि दुनिया के जितने फल और फूल हैं उनमें जो फ्रूटी स्मेल होता है या बेहतर जो स्मेल होता है वह एस्टर के कारण होता है। इतने एस्टरिफिकेशन होते हैं, ये सब के सब इन्वर्सेबल रिएक्शन होते हैं, मतलब दोनों तरफ केमिकल रिएक्शन होता है। और अगर आप कॉन्क H2SO4 के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, तो कॉन्क H2SO4 के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो ये रिएक्शन कंप्लीट होती है। और कभी भी, जैसे यहां भी कॉन्क H2SO4 रख लेते हैं और आपको बताते हैं, कॉन्क H2SO4 रख लेते हैं, यहां भी कॉन्क H2SO4 रख लेते हैं, H2SO4 रख लेते हैं, एक केमिकल रिएक्शन के लिए अभी छोड़ देते हैं। तो देखिए जितने कॉन्क H2SO4 आप रखेंगे ये सब के सब सिंपली एस्टरिफिकेशन कहलाएंगे। लेकिन अगर आप ड्राई HCl रख लेंगे, कौन सा, ड्राई HCl, मतलब कि सूखा HCl अगर रख लेंगे, तो ये केमिकल रिएक्शन क्या कहलाता है, ये केमिकल रिएक्शन कहलाता है फिशर एस्पायर एस्टरिफिकेशन। हालांकि केमिकल रिएक्शन में एस्टर ही बनते हैं, लेकिन जब आप ड्राई HCl रखते हैं कॉन्क H2SO4 की जगह, तो इस प्रोसेस का नाम बदल करके फिशर एस्पायर एस्टरिफिकेशन हो जाता है। तो लिखिएगा नोट में कि जब एस्टरिफिकेशन ड्राई HCl के प्रेजेंस में होती है तो हमेशा उस केमिकल रिएक्शन को फिशर एस्पायर एस्टरिफिकेशन कहा जाता है। इतनी बात क्लियर है। अब जरा देखिए एक और बात कि अगर ये कॉन्क H2SO4 न रखते तो ये केमिकल रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो पाती। क्यों नहीं पॉसिबल हो पाती, जैसे ही मैकेनिज्म की तरफ बढ़ेंगे तो आपको पता चलना शुरू हो जाएगा। अब एक बात, ये जो H2SO4 होता है ये इनऑर्गेनिक एसिड होता है, और जितने इनऑर्गेनिक एसिड होते हैं वे सब के सब स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, और जितने अल्कोहल या कार्बोक्सिलिक एसिड हैं ये सब के सब टोटल ऑर्गेनिक एसिड होते हैं। कौन से एसिड, ऑर्गेनिक एसिड होते हैं। और जब ऑर्गेनिक एसिड और इनऑर्गेनिक एसिड की तुलना की जाती है तो ऑर्गेनिक एसिड इनऑर्गेनिक एसिड की तुलना में
क्या बोल सकते हैं, दुर्बल अम्ल यानी कि वीक एसिड होते हैं। क्लियर हुई बात। अब इसको नोट कर लीजिए और फिर अब हम लोग कुछ और एग्जाम्पल देखें। तो चलिए अब हम लोग कुछ केमिकल रिएक्शन देखते हैं। मान के चलिए ये आपके पास इथाइल अल्कोहल है और आपने क्या किया, एसिटिक एसिड यानी एथेनोइक एसिड से रिएक्शन कराना शुरू किया। ये ऑक्सीजन एटम जिसका एटॉमिक मास 18 है और ये ऑक्सीजन एटम जिसका एटॉमिक मास 16 है। तो अब बताइए आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा। ये केमिकल रिएक्शन हमेशा कॉन्क H2SO4 की उपस्थिति में होगी। ठीक है, अब बताइए आपका केमिकल रिएक्शन क्या बनेगा, बताइए जल्दी। बना लिए। तो देखिए आपका प्रोडक्ट इस केमिकल रिएक्शन में क्या बनेगा। देखिए यहां से H+ आयन डोनेट करेगा कौन, ये इथेनॉल। अच्छा, जब इथेनॉल H+ आयन डोनेट करेगा तो ये OH- यहां से और ये H+ दोनों आपस में H2O का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, हमने लिखा क्या, H2O। H2O का लेवलिंग क्या है, देखिए H2O में ऑक्सीजन एटम का लेवलिंग है 18 यूनिफाइड मास, तो हमने रख दिया। अच्छा, उसके बाद आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 डबल बॉन्ड O यानी CH3 C डबल बॉन्ड O और उसके बाद OCH2CH3। तो CH2CH3 को C2H5 लिख देते हैं क्योंकि जगह नहीं है, तो C2H5 आपका बन गया। ये इथाइल, नाम क्या है, इथाइल, और ये है एथेनोएट, एथेनोएट। क्लियर हुआ। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। मान के चलिए आपके पास ये साइक्लिक अल्कोहल है, ये है आपका साइक्लिक अल्कोहल, और आपने क्या किया, यहां एक जनरल एसिटिक एसिड से आपने रिएक्शन करा दिया। तो जरा देखिए, इसको हमने 16 बोला, इसको हमने 18 बोला। अब बताइए अगर आप कॉन्क H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराने जाइएगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। यहां से ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ खींचेगा हाइड्रोजन के, तो ये H+ और ये फिर ये इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ खींचेगा तो ये OH-। तो फिर आपका क्या बनेगा, ये आपका बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O और उसके बाद O और फिर ये साइक्लोपेंटाइल। तो इसको कह सकते हैं साइक्लोपेंटाइल एथेनोएट। नाम क्या है, साइक्लोपेंटाइल और फिर क्या है, एथेनोएट। क्लियर। और उसके बाद क्या बनेगा, OH- और ये H+। तो OH- में ऑक्सीजन एटम का लेवलिंग क्या है, लेवलिंग है ऑक्सीजन 16 का, तो आपने लिखा 16। बात क्लियर हुई। तो इस तरीके से हमेशा यहां से H+ डोनेट करने वाला कौन है, अल्कोहल है। क्लियर हुआ। तो चलिए अब इसको नोट कीजिए, एक सवाल आपके लिए दे देते हैं। ये है CH3 CH2 C, ये CH3 और फिर है आपके पास ये हाइड्रोजन और फिर ये है ऑक्सीजन, ऐसे ऐसे, और फिर आपके पास है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH और फिर आप बताइएगा प्रोडक्ट क्या होगा। अब ऐसे एरो मार्क को स्ट्रेट लाइन में लिखेंगे आप। यहां से कॉन्क H2SO4 रख लीजिएगा, कॉन्क H2SO4 या ड्राई HCl रख लीजिएगा। क्लियर हुआ। तो चलिए अब इसको नोट करिए। तो चलिए अब आप लोग हेडिंग लगाइए, मैकेनिज्म ऑफ एस्टरिफिकेशन। अब सारा खेल समझ में आएगा कि आखिर अल्कोहल का OH बॉन्ड ही क्लीव क्यों हो रहा था, OH बॉन्ड ही क्यों टूट रहा था, और अल्कोहल ही H+ आयन अर्थात प्रोटॉन क्यों डोनेट कर रहा था। तो चलिए हेडिंग लगाइए, मैकेनिज्म। कई लोग मैकेनिज्म कहते हैं इसको, जो प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है। मैकेनिज्म ऑफ एस्टरिफिकेशन, एस्टरीकरण का क्रियाविधि, हिंदी में क्या कहेंगे, एस्टरीकरण का क्रियाविधि। तो देखिए आप रिएक्शन क्या करा रहे थे, आप रिएक्शन करा रहे थे, ये RCH या ROH डायरेक्ट रख लेते हैं, अल्कोहल। अच्छा, उसके बाद आप एक
कार्बोजाइलिक एसिड ले रहे थे, रिएक्शन करा रहे थे किसके प्रेजेंस में, कॉन्क H2SO4 के प्रेजेंस में, जो कि एक कैटलिस्ट का काम करता है, उत्प्रेरक का काम करता है। आपका प्रोडक्ट बन रहा था ये अल्कोहल का, ये OH बॉन्ड क्लीव हो रहा था, ये H+ के फॉर्म में बाहर निकल रहा था, ये अपना इलेक्ट्रॉन्स लेके ऑक्सीजन इधर जा रहा था और नेगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन कर रहा था, H+ OH- मिलकर के H2O बना रहा था। ये सारी चीजें हम लोग देख चुके हैं। और उसके बाद आपका प्रोडक्ट क्या बन रहा था, RC डबल बॉन्ड O और फिर O और ये फिर R, और आपका कंपाउंड बन रहा था अल्काइल अल्केनोएट, यही हो रहा था। अब यहां से शुरू करते हैं मैकेनिज्म। सबसे पहले स्टेप फर्स्ट में हम लोग बात करेंगे कि ये जो कैटलिस्ट है जिसको हम लोग H2SO4 या कॉन्क H2SO4 लिख रहे हैं, ये क्या करता है, सबसे पहले H+ और फिर HSO4 के रूप में टूट जाता है। क्लियर हुआ? अब आपको समझ में आ रहा होगा कि कार्बोजाइलिक एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होने के बावजूद H+ आयन क्यों नहीं डोनेट कर रहा था। क्योंकि अल्कोहल के एसिडिटी को कॉन्क H2SO4 बढ़ा रहा था, क्योंकि ये इनऑर्गेनिक एसिड है, इसकी एसिडिटी ज्यादा होती है। ये आपस में मिलकर के और फिर क्या करते हैं, इसके एसिडिटी को बढ़ाते हैं। तो इसलिए अल्कोहल H+ डोनेट कर देता है, जबकि कार्बोजाइलिक एसिड H+ यानी प्रोटॉन डोनेट नहीं कर पाता है। मैकेनिज्म में धीरे धीरे देखेंगे। देखिए, सबसे पहले आपने क्या किया, H+ आयन, सबसे पहले H+ आयन आपने H2SO4 से निकाल लिया, ठीक है। अब इसके बाद आप क्या कर रहे थे, ये देखिए, ये है कार्बोजाइलिक एसिड। स्टेप 2 में आपने क्या किया, कार्बोजाइलिक एसिड लिया और कार्बोजाइलिक एसिड का प्रोटॉन के साथ आपने रिएक्शन कराया। प्रोटॉन के साथ रिएक्शन कराया तो आप देखते हैं कि ऑक्सीजन एटम के पास यहां 2 लोन पेयर है, यहां भी लोन पेयर है, लेकिन कार्बोजाइलिक एसिड तो H+ आयन डोनेट नहीं कर रहा था। तो हो ना हो ये ऑक्सीजन एटम के पास ही H+ आकर के जुड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है। तो इसका मतलब यह है कि ये H+ आकर के इस ऑक्सीजन एटम से जुड़ता है। हालांकि ऑक्सीजन ये कंडीशन रखता है कि आप अगर हमसे जुड़ते हैं तो फिर हम अनस्टेबल हो जाएंगे। तो H+ के पास कोई चारा होता नहीं है, इसलिए ये पॉजिटिव जाकर के इस लोन पेयर से जुड़ जाता है। तो आपका प्रोडक्ट क्या बनता है, RC, फिर डबल बॉन्ड O और फिर हाइड्रोजन। ऑक्सीजन एटम के पास अब 3 बॉन्ड हो गए, और चूंकि 2 ही बॉन्ड बनाता है इसलिए एक पॉजिटिव चार्ज आपको रखना पड़ेगा। इतनी बात क्लियर है? अच्छा, इसके बाद आपके पास क्या है, OH, ठीक है। अब देखिए, जैसे ऑक्सीजन एटम के पास एक पॉजिटिव चार्ज आया और पॉजिटिव चार्ज आते ही ये अनस्टेबल हो गया और अस्थायी हो गया। अब ये कहता है कि हमारे पास से कैसे भी आप पॉजिटिव चार्ज को हटाइए। क्या करिए, हटाइए। तो अब पिक्चर में आता है कौन, अब पिक्चर में आता है अल्कोहल। कौन, अल्कोहल। ध्यान से देखिए जी। अब जैसी पिक्चर में, यानी कि अब केमिकल रिएक्शन में आगे अल्कोहल रिएक्शन करने जाता है, तो अल्कोहल के पास भी आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन एटम के पास 2 लोन पेयर मौजूद है। चूंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं। इसने 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में यूज किए हैं और 2 4 इलेक्ट्रॉन अभी बचे थे, तो 2 लोन पेयर में चले गए। अब देखिए, अब होता यह है, चूंकि ये जब अनस्टेबल स्पीसी का फॉर्मेशन होता है, तो यहां देखिए, ये ऑक्सीजन अनस्टेबल होने के कारण इस पाई इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, पार्शियल एकदम थोड़ा सा अपनी तरफ खींच लेता है। जब थोड़ा सा अपनी तरफ खींचता है तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ जाता है थोड़ा सा, तो यहां पार्शियल पॉजिटिव चार्ज नजर आना शुरू हो जाता है। जैसे ही पार्शियल पॉजिटिव चार्ज नजर आना शुरू हो जाता है तो ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स आकर के इनको इलेक्ट्रॉन्स देते हैं, और जैसे इलेक्ट्रॉन्स देते हैं तो यही केमिकल रिएक्शन का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, जहां से यह पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन कितना स्लो हो रहा है या कितना फास्ट हो रहा है। क्लियर है? अब देखिए, तो इसको कहते हैं RDS यानी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। हिंदी में कहते हैं
रेट यानी कि दर, डिटरमाइनिंग का मतलब होता है मापना, और स्टेप का मतलब चरण, मतलब कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का जो दर है वो किस तरीके से फास्ट हो रहा है, मतलब तीव्र हो रहा है या धीमे हो रहा है, उसकी तीव्रता को मापा जाता है। अच्छा, लास्ट में इसकी बात करेंगे। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ये प्रोसेस होता है, और जैसे ये लोन पेयर यहां आकर के जुड़ते हैं तो फिर आपका प्रोडक्ट क्या बन जाता है, आर, फिर सी, और चूंकि पार्शियल जाकर के जुड़ते हैं तो यहां अभी डबल बॉन्ड पार्शियल मौजूद होता है, यहां O और फिर यहां H मौजूद होता है। चूंकि पार्शियली इलेक्ट्रॉन गए, थोड़े से गए हैं, तो अभी थोड़े से पॉजिटिव चार्ज यहां मौजूद होते हैं, और यहां चूंकि यहां OH जुड़ता है, ठीक है, और नीचे की तरफ O फिर R और फिर ये H आकर के जुड़ता है। फिर यहां देखिए ऑक्सीजन एटम के पास 3 बॉन्ड हो गए, तो यहां एक पॉजिटिव चार्ज आपको रखना पड़ेगा। अब ये जो कंपाउंड बन गया इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये है इंटरमीडिएट। क्या है, इंटरमीडिएट, जिसको हम लोग हिंदी में मध्यवर्ती कहते हैं, मध्यमवर्ती या मध्यवर्ती कहते हैं। अब देखिए जैसे ही ऑक्सीजन एटम के पास यहां पॉजिटिव, ऑक्सीजन एटम के पास यहां पार्शियल पॉजिटिव, तो होता क्या है, ऑक्सीजन एटम के पास अगर पॉजिटिव चार्ज हो तो फिर अनस्टेबल होता है। तो ये इंटरमीडिएट चूंकि कैसा है, अनस्टेबल होता है। अब देखिए इंटरमीडिएट जितना ज्यादा अनस्टेबल होगा उसके रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो होंगे वो काफी स्लो होंगे, काफी स्लो। अब देखिए इसका जो शेप दिखाई दे रहा होगा तो ये कैसा दिखाई दे रहा है, ऊपर फिर इधर फिर इधर फिर नीचे, तो ये टेट्राहेड्रल शेप है। नाम क्या है, टेट्राहेड्रल शेप। और टेट्राहेड्रल शेप को हम लोग हिंदी में कहते हैं चतुष्फलक की आकृति। अब देखिए इसके बाद इस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में ये जो है, जो इंटरमीडिएट बना है, ये पार्शियल, ये डबल बॉन्ड, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये H, ये है ऑक्सीजन, ये OH, यहाँ H या R जो रख लो, अल्काइल ग्रुप और हाइड्रोजन। यहां से देखिए अब ये जो प्रोसेस है इसको हम लोग रिवर्सिबल क्या कहते हैं, रिवर्सिबल ट्रांसफर ऑफ H प्लस ऑफ एसिड OH ग्रुप। देखिए ध्यान से हमने क्या लिखा है, ये जो एसिड का OH ग्रुप है इसके पास ये H प्लस, चूंकि यहां पॉजिटिव चार्ज है तो चूंकि ये इलेक्ट्रॉन अपना इधर की तरफ खींचेगा स्टेबल होने के लिए, तो जैसे ये H प्लस के फॉर्म में बाहर निकलेगा तो ये एसिड का जो OH है इसके साथ जा करके ये जुड़ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहां ऑक्सीजन एटम के पास अभी लोन पेयर मौजूद है, तो ये जाकर के इस लोन पेयर के मदद से एक सिंगल बॉन्ड बनाएगा और फिर हाइड्रोजन जाकर के जुड़ जाएगा। अब जरा ध्यान दीजिए, यहां जैसे ही फिर से ऑक्सीजन एटम के पास 3 बॉन्ड आते हैं, यहां पॉजिटिव चार्ज पैदा हो जाता है। तो जब भी याद रखिएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीजन एटम के ऊपर जब भी 2 हाइड्रोजन हो और 1 ऑक्सीजन हो तो वह हमेशा H2O के फॉर्म में बाहर निकलना चाहता है। तो आपके पास यहां क्या निकल जाएगा, आपके पास निकल जाएगा यहां H2O, और ये जब निकल जाएगा तो आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, देखिए RCOH, RCO, फिर आपका क्या बनेगा H। अच्छा, और नीचे क्या है, नीचे है O और फिर ये R। क्लियर होता है। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन्स लेकर के ये बाहर निकलेगा तो यहां एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। कौन सा चार्ज, कार्बन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अच्छा, और ये जो बॉन्ड है ये पार्शियल है, यहां पॉजिटिव चार्ज है। अब देखिए ये चूंकि H2O को हम यहां लिख देते हैं, ठीक है, या इसी प्लस H2O को हम लोग यहां माइनस H2O लिख लेते हैं। अब देखिए इसके बाद क्या होता है, जो हमने अभी H प्लस यहां निकाल करके यहां रिएक्शन कराया तो बचा क्या, HSO4। ध्यान दीजिए HSO4। तो अब क्या होता है कि HSO4 माइनस यहां रिएक्शन में आता है। यहां से अब ऑक्सीजन एटम इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है, अपनी तरफ खींचता है तो ऑक्सीजन
का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाता है और ये चूंकि H+ के फॉर्म में बाहर निकलता है तो ये आ करके HH2SO4 का फॉर्मेशन कर लेता है। तो अब बना लेता है H2SO4। अब आपका जो कॉन्क H2SO4 था, कैसा कॉन्क H2SO4 था, ये कॉन्क H2SO4 कैटलिस्ट के फॉर्म में बाहर निकल गया। कैटलिस्ट तो यही होता है ना कि किसी केमिकल रिएक्शन में वैसा सब्सटेंस जो किसी केमिकल रिएक्शन के रेट को बढ़ाए या घटाए लेकिन खुद केमिकल रिएक्शन में भाग न ले। तो देखिए आया, ये H2SO4 आया था, फिर केमिकल रिएक्शन कराया, फिर बाहर निकल गया। तो अब क्या हुआ, देखिए RCO प्रोडक्ट क्या बन रहा है RC, फिर ये अब ऐसे डबल बॉन्ड, यहां चूंकि इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ आएगा तो ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और ऑक्सीजन एटम यहां से O और फिर ये R तो R, ये फिर आपका बन गया क्या अल्काइल और फिर अल्केनोएट। क्लियर हुआ? तो ये रहा आपका मैकेनिज्म। क्लियर हुआ? तो इसको आप पहले नोट करिए, एक एक स्टेप को काफी अच्छे से देखिए और पहले नोट करिए। नोट हुआ? चलिए एक और बात आपको समझाना चाहेंगे। यहां से देखिए, इसका नाम रिवर्सिबल ट्रांसफर ऑफ H+ ऑफ एसिड OH ग्रुप हमने क्यों रखा? देखिए जैसे ही ऑक्सीजन एटम के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, अपने को स्टेबल करने के लिए हाइड्रोजन इस इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन इस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है, ये H+ के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। जैसे H+ के फॉर्म में बाहर जाता है तब तक वह पुनः पीछे यानी रिवर्स आता है और कार्बोक्सिलिक एसिड के OH ग्रुप से, किससे? OH ग्रुप से आ करके और फिर अटैच हो जाता है, यहां से यहां ट्रांसफर हो जाता है, यहां से यहां ट्रांसफर हो जाता है। और इसको ऐसे भी कह सकते हैं रिवर्सिबल इंट्रा ट्रांसफर ऑफ, ऐसे भी कह सकते हैं इंट्रा ट्रांसफर, क्योंकि अंदर ही अंदर कंपाउंड में ही उसका ट्रांसफर हो रहा है। तो चलिए अब इसके आगे हम इसके रेट डिटरमाइनिंग स्टेप की बात करते हैं। तो चलिए अब हम लोग को देखना है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, जिसको हम लोग इन शॉर्ट RDS कहते हैं। क्या कहते हैं? रेट डिटरमाइनिंग और फिर क्या कहते हैं? स्टेप। इससे पता चलता है कि रिएक्शन फास्ट हो रहा है कि स्लो हो रहा है। इसमें देखिए सबसे पहले ना किसी भी कंपाउंड का स्टेबिलिटी आपको मालूम होना चाहिए। अगर स्टेबिलिटी, इफ बल्की ग्रुप, बल्की अल्काइल ग्रुप या पॉजिटिव इंडक्टिव ग्रुप, पॉजिटिव आई ग्रुप, या इसी को क्या कह सकते हैं? रिपल्सन ग्रुप। क्या? रिपल्सन ग्रुप, या इसी को क्या कह सकते हैं? स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस इज लिस्ट लिख देते हैं, लिस्ट। देन स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड मोर इज मोर। मतलब कि अल्काइल ग्रुप या बल्कि अल्काइल ग्रुप और पॉजिटिव इंडक्टिव ग्रुप, और अगर रिपल्सन ग्रुप नहीं होंगे जो एक दूसरे को विकर्षित करते हैं, या हिंड्रेंस नहीं होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होगा, त्रिविम बाधा नहीं होगा, या स्टेरिक क्राउड नहीं होगा, तो कंपाउंड स्टेबल ज्यादा होगा। क्लियर है? तो ये स्टेबिलिटी आप समझ गए होंगे। मतलब कार्बन एटम के पास ना अल्काइल ग्रुप ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये देखिए R एक दूसरे से क्या करेगा? रिपल्सन करना शुरू कर देगा। अब देखते हैं हम लोग RDS किसका। सबसे पहले RDS हम लोग अल्कोहल का देखते हैं। किसका? सबसे पहले हम लोग अल्कोहल का देखते हैं। देखिए अल्कोहल का जब RDS चेक किया जाता है तो एक बात आप दिमाग में रखिएगा कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप RDS हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्या? स्टेरिक हिंड्रेंस के, या स्टेरिक क्राउड के, या इसी को आप क्या लिख सकते हैं? रिपल्सन ग्रुप के या पॉजिटिव इंडक्टिव ग्रुप के। क्लियर है? मतलब साफ है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में रेट किसी केमिकल रिएक्शन का तब ज्यादा होगा जब हिंड्रेंस काफी कम होगा। ठीक है? तो अल्कोहल में सबसे कम मतलब सबसे ज्यादा तेजी से रिएक्शन देने वाला मिथेनॉल, उसके बाद प्राइमरी अल्कोहल, उसके बाद सेकेंडरी अल्कोहल। तो प्राइमरी अल्कोहल RCH2OH लिख देते हैं, उसके बाद सेकेंडरी अल्कोहल R2CHOH लिख देते हैं,
और फिर R3COH लिख देते हैं, मतलब सबसे फास्ट ये मिथेनॉल। क्यों, अभी बताते हैं। उसके बाद प्राइमरी अल्कोहल, उसके बाद सेकेंडरी अल्कोहल, उसके बाद टर्शियरी अल्कोहल। क्लियर है? अब देखिए, ये अल्कोहल का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। सबसे फास्ट मतलब वेरी फास्ट रिएक्शन कौन देगा भाई? मिथेनॉल CH3OH। और सबसे स्लो, वेरी स्लो या वेरी लिस्ट आप कह लो, हाँ स्लो ही कह लो भाई साहब, स्लो कह लो, स्लो कह लो। तो स्लो कौन देगा? टर्शियरी अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल? टर्शियरी अल्कोहल, जिसमें देखिए सबसे ज्यादा अल्काइल ग्रुप इसमें मौजूद है। देखिए 3 अल्काइल ग्रुप है, तो 3 स्टेरिक हिंड्रेंस, मतलब कि दो तरफ से, इधर से भी इधर से भी, मतलब 3 अल्काइल ग्रुप है तो हिंड्रेंस ज्यादा होगा। हिंड्रेंस ज्यादा होगा तो उसका जो रेट है केमिकल रिएक्शन का वो काफी स्लो होगा। ठीक है, इसमें तो एक भी नहीं है, देखिए एक भी नहीं है, इसलिए इसका ज्यादा होगा। ये तो रहा अल्कोहल का, लेकिन एक नोट लिखिए। नोट क्या लिखिए? टर्शियरी अल्कोहल, क्या? टर्शियरी अल्कोहल एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन यानी एस्टरीकरण अभिक्रिया मच मोर स्लो देता है, मतलब बहुत ही स्लो देता है, वेरी स्लो देता है। टर्शियरी अल्कोहल एस्टरीफिकेशन रिएक्शन डजंट गिव, मतलब ये टर्शियरी अल्कोहल जो है ये एस्टरीफिकेशन रिएक्शन नहीं देता। अगर देता भी है तो इतना स्लो ही मतलब बहुत ही स्लो देता है। तो क्या करिएगा वैसा काम? ठीक है, एक इंसान को अगर रखिएगा और बहुत स्लो काम करेगा, बहुत स्लो, एक स्लो होता है वो अलग बात है, लेकिन अगर बहुत स्लो किया तो भाई उसको रखने से क्या फायदा है? तो ये है अल्कोहल का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, जिसमें प्राइमरी अल्कोहल से भी ज्यादा फास्ट रिएक्शन कौन देता है? मिथेनॉल। क्लियर है? तो चलिए इसको मिटाते हैं। स्टेबिलिटी आपको समझ में आ गया होगा, हिंड्रेंस आपको समझ में आ गया होगा, है ना? इसको मिटा करके अब अल्कोहल के बाद कार्बोजाइलिक एसिड का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप लिखते हैं। देखिए जरा, यह है अब कार्बोजाइलिक एसिड। ध्यान दीजिएगा, कार्बोजाइलिक एसिड का आपको रेट डिटरमाइनिंग स्टेप चेक करना है। तो अब देखिए, अल्काइल ग्रुप अगर यहां रखिएगा और यहां ऐसे करके कार्बोजाइलिक एसिड रखिएगा, इससे भी पहले अल्काइल ग्रुप से भी पहले अगर हाइड्रोजन एटम रख लीजिएगा, तो देखिए यहां पॉजिटिव इंडक्टिव ग्रुप हाइड्रोजन भी काम करता है, लेकिन अल्काइल ग्रुप से कम, अल्काइल ग्रुप से बहुत ही कम, मतलब सबसे लास्ट में रखा जाता है इंडक्टिव ग्रुप के, पॉजिटिव इंडक्टिव ग्रुप के सीरीज में। तो आप शुरू कहां से कर सकते हैं? फॉर्मिक एसिड से। तो यहां लिख सकते हैं HC+OOH, ये सबसे फास्ट रिएक्शन देगा। अच्छा, उसके बाद ये जिसको हम लोग मेथेनोइक एसिड भी लिख सकते हैं, इससे थोड़ा स्लो क्या कौन देगा? एथेनोइक एसिड, इसको मेथेनोइक एसिड कहते हैं। और ये थोड़ा सा फास्ट, थोड़ा सा और स्लो कौन? प्रोपेनोइक एसिड। इसके बाद प्राइमरी सेकेंडरी रख लेते हैं, कहां तक जाइएगा? तो ये है, अब मान के चलिए ये CH3 और ये CH3, ये CH, C+O और ये OH, ये प्राइमरी कार्बोजाइलिक एसिड कह लो आप, सेकेंडरी कह लो, सेकेंडरी कह लो। अच्छा, और उसके बाद ये है CH3C, CH3, C+OOH। क्लियर? यहां देखिए, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, इससे कितने 3 अल्काइल ग्रुप जुड़े हैं, हिंड्रेंस सबसे ज्यादा, सबसे स्लो रिएक्शन देगा। तो यहां नोट लिखेगा, नोट क्या लिखेगा? लिखेगा कि 3 डिग्री कार्बोजाइलिक एसिड, या ऐसे भी कह सकते हैं ये अल्फा कार्बन एटम और ये बीटा कार्बन एटम। तो बीटा कार्बन एटम पर अगर ज्यादा हिंड्रेंस होगा तो वह कभी भी कार्बोजाइलिक एसिड एस्टरीफिकेशन रिएक्शन नहीं देता है। तो टर्शियरी कार्बोजाइलिक एसिड doesn't give एस्टरीफिकेशन रिएक्शन, मतलब कि टर्शियरी कार्बोजाइलिक एसिड 3 डिग्री यानी टर्शियरी कार्बोजाइलिक एसिड एस्टरीफिकेशन रिएक्शन नहीं देता है। देता भी है तो इतना स्लो कि उसका पूछना नहीं। तो चलिए आप इसको लिख लीजिएगा और अब बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।
देखो भाई, एज के हिसाब से जो भी है मेहनत कर रहे हैं, आपका दायित्व तो बनता है कि आप अपना प्रिपरेशन करते रहें, और पसीने से तो लथपथ हो ही रहे हैं, वो अलग बात है। फिर वीडियो कैसा लग रहा है आप कमेंट करके जरूर बताइए, नॉलेजेबल है कि नहीं है, और दूसरे के कंपैरिजन में क्या है क्या नहीं है आप खुद बताएं कमेंट करके। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि 70% ऐसे स्टूडेंट हैं जो चैनल पर आते हैं, वीडियो देखते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए, इसको नोट करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।